आज जी फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से इस लिहाज से भी बड़ी होती है कि जितने भी 3 स्टार जर्नल्स, मेजर जनरल रैंक और उससे ऊपर जितने भी लोग हैं, ख्वाह वो कोर कमांडर्स हैं या ख्वाह वो ऑपरेशंस में हैं या ख्वाह वो GHQ के अंदर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उन सब की आज ये कॉन्फ्रेंस थी और उसकी तादाद भी बहुत बड़ी होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और उसमें जो बातें सामने आई हैं उससे उस बात की बिल्कुल जस्टिफिकेशन है जो मैं आपको कल भी कह रहा प्रोग्राम में। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 लफ्ज़ यूज़ किए थे, प्लानर्स एंड बेटर, और 2 दफ़ा लफ्ज़ यूज़ किए थे कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर इसका मास्टरमाइंड जो भी है, वो जो कोई भी हो, वो ख्वाह मैं हूँ या कोई और है, इसके प्लान करने वाले, इसके मास्टरमाइंड, इसके बेटर 9 मई के वाक़यात के, अनफॉर्चुनेट वाक़यात के, वो अगर कानून का सामना नहीं करते तो फिर ये सब प्रैक्टिस ये फजूल है। फिर पाकिस्तान की फ़ौज का मजाक उड़ेगा, फिर वो जो 75 साल में कोई दुश्मन ना कर सका वो वाला हिसाब जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि ये काम अगर दुश्मन ने किया हो तो फ़ौज ने उसको भी नहीं छोड़ना था। और यहाँ पे 9 मई को जो काम हुआ है और जिसने कराया है उसने वही काम किया जो इंडिया प्लानिंग करके कर सकता था, वो आज तक कर नहीं सका। यहाँ करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको इसलिए जाने दिया कि ये पाकिस्तानी थे। इंडियन फ़ौज होती तो फिर ऑब्वियसली उसका जवाब दिया था, 65 में दिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज खुला के गुफ्तगू हुई है और आर्मी चीफ का जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व सामने है। मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स सीधा सीधा पढ़ के सुना देता हूँ, और वो कुछ यूँ है कि आर्मी चीफ ने कहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आप समझ गए होंगे ये जवाब किसको दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो ऑब्वियसली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का रोना रोक है, तो अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक के लोगों के दिलों को जो है वो पसीजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है वो उनके दौर में जितनी हुई उसकी एक तारीख है वो हमने रिपोर्ट की हुई है। अब आप 9 मई पे अटैक भी करें और पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर भी अटैक करें, उसके बाद उसके खिलाफ अगर एक्शन हो, क्रैकडाउन हो, उनको जेलों में डाला जाए, कानून के साथ पेश किया जाए, तो आप फिर अमेरिका से मदद के लिए कहें कि जनाब ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, कांग्रेस वुमेन को जूम मीटिंग मिलाएं। तो उसका जवाब मेरा ख्याल से दिया गया है इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और आर्मी चीफ ने कहा है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। आर्मी चीफ ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी ये हमला तो खुद करवाया गया है, ये उसका जवाब दिया गया है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को, ये मैं साथ साथ मैं अपनी असेसमेंट आपको दिए जा रहा हूँ कि ये इसका मतलब शायद यही हो सकता है और कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम गुमराह करना है। और आर्मी चीफ बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद है, ये भी आर्मी चीफ ने कहा है। और आर्मी चीफ ने आगे ये कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर उनके हामी प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़म का इजहार किया है कि वक्त आ गया है कि 9 मई के मुसूबा साजों और मास्टरमाइंडर्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शिरका को बताया गया कि जिना हाउस और फौजी तनसीबात हमला करने वालों को पाकिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने ये मास्टरमाइंड बैटर्स हैं और जो एक्सिक्यूशनर्स हैं उनको अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द जल्द इंसाफ कटहरे में लाया जाएगा और मुलजमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर केफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। और शिरका को बताया गया कि मुखालिफ कुफ्तों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों के साथ आहानी हाथों से निपटा जाएगा। तो मेरे भाई, मैं तो पिछले 1 साल से ये कह रहा था कि बेसिकली ये वाक़या कोई 1-2 दिन का वाक़या नहीं है कि एक बंदा गिरफ्तार होता है, जो जितना बड़ा लीडर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो गिरफ्तार होते हैं और वो उनकी करप्शन की मैसिव उन पर इल्ज़ाम है 60 अरब रुपए का, और उस पर सवाल पूछने के बजाय उनके सपोर्टर डंडा लेके जो है वो कह रहे हैं गिरफ्तार को किया इनको। तो वो जो जोश और जज्बा नजर आया कुछ सैकड़ों कारकुनों के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर अटैक करने की कोशिश की, बल्कि कर दी। वो जहन साजी जो है, वो हल्फनामे हैं, वो जो खौफ के बुत तोड़ने थे, वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ यलगारें थी और ललकारें थी, और फ़ौज को जितना गालियाँ दी गई, तज़हीक की गई अपनी तरफ से खौफ। लेकिन खुदा का शुक्र ये था कि तहरीक इंसाफ एज आ पार्टी, उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात पर लब्बैक नहीं कहा, वो 9 मई को बाहर नहीं निकले। लेकिन ये जो भी निकले हैं, इनके ऊपर जिस बंदे ने जहन साजी की है, जिन बंदों ने की है, उनको बिल्कुल मिलिट्री एक्ट, और मिलिट्री एक्ट के तहत इसलिए भी किया जाना जरूरी है कि सिविल कोर्ट्स की पोजीशन तो हमने देख ली है, वो गुड टू सी यू है। 9 मई के वाक़े के बाद गुड टू सी यू चल रहा है। तो अब अगर मजीद आपने फ़ौज को इम्तिहान में डालना है तो आप सीधा सिविल कोर्ट में ले जाए मामला। अदरवाइज जो ये एलामिया कह रहा है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा,
ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और उसके बाद आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त भी होती है। ये भी मिलिट्री कोर्ट के विद इन फॉल करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब, आमिर इलियास राणा साहब, उस्मा बुखारी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, एक तो शायद नज़र ये आया कि अगर किसी के जहन में था कि फ़ौज यूनाइटेड नहीं है इस इशू के ऊपर, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तो एक ज़रा लिमिटेड लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मेजर जनरल से ऊपर सारे लोग होते हैं। ये मैसेज सही चला गया कि पूरी फ़ौज 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। और सबसे अहम सवाल आपसे मैंने ये पूछना है, ये मैसेज किस किस को दिया गया है? देखिए, सबसे पहले 9 मई जो शर्मनाक दिन है, स्याह दिन है, और जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जिसको 9/11 का कहा जाता है, और जो दुखी दिन है और शर्मिंदगी का दिन है हम सारों के लिए। इसमें अब ये जो एलामिया है ये बड़ा वाज़े है, और एलामिया बड़ा क्लियर एलामिया है, मतलब कोई माफ़ी नहीं, कोई रियायत नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस, और कोई इबहाम नहीं है, और कोई इबहाम नहीं, और अगला मरहला आ गया है। अगला मरहला सख्त तरीन इक़दामात का। अब इसमें बड़ी तीन चार चीज़ें हैं। एक जो इंसानी हकूक़ की आड़ में जो प्रोपेगेंडा है उसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद हुई है। मुसल्लह अफवाज को जो बदनाम और गुमराह करना सियासी मकासद के लिए, उस पर हाईलाइट किया गया है, और जो जाली और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है उसको किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा करने उसके खिलाफ, और बताया गया है कि अब वो मरहला आ गया है जब मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट के तहत होगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगी। इसमें तहरीके साहब के चेयरमैन धरे जाते नजर आते हैं आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे उसके मैं आगे आ रहा हूँ। सबूत, और जो अगला बताया गया वो है कि सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और अब कार्रवाई का वक्त है। और अब ये मैं तहरीक इंसाफ का हैरानगी होती है, जैसे एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने फ़ौजी दहशतगर्दी अदालतें बनाई थी एज ए वज़ीर आज़म, तो चौधरी शुजात गए थे कि इसमें हम भी आ सकते हैं, ये ना बनाएं, और फिर जब मुशर्रफ मार्शल लगा तो उनके उसी के तहत हुआ। इसी तरह आज वो एतराज़ कर रहे हैं, उनके दौर में ख़त लिखे गए कि ये अदालतें ना बनाएं या इस अदालतें ख़त्म करें, और 26 सिविलियंस का उनके दौर में ट्रायल हुआ है। और जैसे आपने कहा है कि फौजी अदालत में मुलजम वकील की सहूलत, उसके बाद ओपन ट्रायल की सहूलत, अपने मर्जी के वकील की सहूलत, और उसके बाद फिर अपील, और ये कोई अलग कानून नहीं है, 52 से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फिर अपील, फिर अगर सजा होती है तो फिर आर्मी चीफ के पास अपील, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो भी अपील। तो अब क्या लग क्या रहा है? लग ये रहा है भाईजान के इसमें तो कोई शक नहीं, बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, चेयरमैन इसमें धरे जाएंगे, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए, जैसे आपने कहा। लेकिन इसमें अब यह है कि जो इस वक्त बताया जा रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते सुना जा रहा है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो इस हवाले से या कोई सबूतों के हवाले से, कि एक तो जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने काफ़ी तफ्तीश और तहकीक से सबूत शवाहिद दिए हैं। एक तरीके इंसाफ के सियासतदान खुद तरीके इंसाफ के हवाले से उन लोगों के 10-15 लोगों के सबूत दे चुके हैं कि जो मास्टरमाइंड थे इसके ज़मान पार्क में। तीसरा जियो फेंसिंग और दूसरे ज़राए से जो सबूत आए हैं वो हैं। और चौथा 14 माह से जो फ़ौज के खिलाफ वो जो एक स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा था, आप और मैं इकट्ठे ये बात बता रहे थे कि फौज के खिलाफ हो रहा है, आप भी मेरे साथ शामिल थे, तो वो किया, हम ये बता रहे थे कि ये फौज के खिलाफ जेलसाजी हो रही है, कि ये ना करें, 2 इदारे रह गए ना करें। हमने समझाया था मिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि आप पीडीएम के खिलाफ ऑनस्लॉट करें, पूरा मीडिया आपके साथ है, पूरी कौम आपके साथ है, कोई गवर्नमेंट को काउंट करना होता है ना, आप फौज को चूज कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, मुझे लग रहा है इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज ये लग रही है कि अगले हफ्ते में या अगले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नामों के को गिरफ्तार हो सकते हैं। अब ये जो क्योंकि सर कोर्ट्स को भी कोई मैसेज दिया गया इसमें, जब ये अच्छा इसमें 9 मई के मुजरिमों को बचाने, रुकावटें खड़ी करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा, तो ये तो सारे इसमें आ जाते हैं। मैं उसको डिटेल नहीं जाए उस पे कौन कौन आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक। मैं उस्मा साहब आपके पास जरूर आऊंगा, मैं जरा एक तजिया लेना चाह रहा हूँ पहले जर्नलिस्ट से। तो आमिर भाई आपका तजिया चाहिए। आज बहुत अनयूजुअल इलामिया है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के पीछे छुपने की कोशिशों को रिजेक्ट कर दिया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो हमने किया ही नहीं था, तहरीक साहब के चेयरमैन खासतौर पे कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था और ये तो खुद ही करवा दिया गया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। द आर्मी चीफ एंड द फौज इज वेरी श्योर अबाउट इट कि किसने किया है, और मास्टरमाइंड बेटर प्लानर का नाम लेके कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोड। जी 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 आ रही है। तो सर आपका तजिया क्या, किस किस को इसमें एड्रेस किया जा रहा है इस इलामी में? जी मुझे पहले तो ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर आज खुद अपडेट हो गया है,
जिनकी लव और मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से ऊपर जाके साबिक वज़ीर आज़म के साथ थी, और मुसलसल उनका एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना था जिस दिन से वो वज़ारत उज़्मा से गए। मुझे तो कोई शक और अबहाम नहीं था जिस तरीके से वो नई नस्ल की आबियारी कर रहे थे और सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ऊपर ताफ़ुन फैला रहे थे, गंद भर रहे थे जहन के अंदर। मैंने परसों जब ये शुरू हुई थी मीटिंग तो कहा था कि शहबाज गिल ने कहा था कि एक बारी आन दो तुहाडे ते रंदा फेरांगे और ये करांगे वो करांगे। तो मैंने कहा था रंदा और कलंदरा अब दोनों शुरू हो चुके हैं। तो ये जो प्रेस रिलीज है ये बाज़ाब्ता तौर पे निशानदेही है कि इंसान बन जाओ जिनके अभी तक ठीक नहीं हुए कि पाकिस्तान से ऊपर जाके किसी और के लिए आप काम करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और जो लोग फंस गए हैं ना उसमें आपने भी बोल दिया, उसमें सहूलतकारी के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे जो ऑडियो और वीडियो को मान नहीं रहे, उन्हें सुनाया भी जाएगा, उन्हें बताया भी जा चुका है। फिर मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि पब्लिकली बता दिया जाए कि आप और खानदान के लोग क्या कर रहे हैं। जब वो जो आपने कहा ना गुड टू सी यू, और ये 9 मई के बाद हुआ, सहूलतकारी किसको कहते हैं ये बताना पड़ेगा कि जी आपने एक शख्स को जो कहता है आपके पास से निकलने के बाद कि मुझे दोबारा पकड़ा तो यही कुछ फिर होगा, और वो एक दफ़ा नहीं कहते, वो मुसलसल कहे जा रहे हैं। लेकिन अब वो जो ज़मान पार्क के लिए लोगों ने आके इंटरव्यूज़ दिए जो तफ्तीशी इदारों के पास मौजूद है कि जी हमें वहाँ पे ज़मान पार्क में बताया गया था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो लोग तो वहीं पे होते थे, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम लिया जाता है। फिर जो लीडर कह रहे थे कि रैनसैक कर दिया है, यानी इंतहा थी उसके अंदर, उस गुफ्तगू में तज़हीक थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कि बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे हैं। जो टॉक हो रही थी, जिस तरीके से लोगों को लेके पहुंचाया गया हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, आप देखें मियांवाली पहुंच गए, फैसलाबाद ISI के दफ्तर पे पहुंच गए, मतलब इस आप लाहौर का कोर कमांडर हाउस देख लें, मतलब कौन सी जगह है। इन्होंने जो सारा वक्त मुजाहरे करते थे कोऑर्डिनेटेड अटैक था जी, तो ये वहां कर लेते, किसी ने भी कुछ नहीं कहना था। क्या कह रहे हैं कामरान साहब? आमिर साहब वेल कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड अटैक था। बिल्कुल। देखें अब आ रहा है पॉलिसी और प्लानर। जो पहले दिन कोर कमांडर की प्रेस रिलीज आई थी पहली दफ़ा इस वाक़े के बाद कि पॉलिसी बनाने वाले और उस पर अमल कराने वाले सब लोगों तक पहुंचा जाएगा। आज बता दिया गया है कि पहुंच गए हैं, शवाहिद मौजूद हैं। इंटरनेशनल इदारों को एक मैसेज दे दिया गया है कि आप जो लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पे वो शीरी मदारी शुरू हुई थी ना, वो जब से हुकूमत गई थी उनको इंसानी हकूक़ सारे याद आ गए थे और वो तज़हीक कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, उन सब को ये मैसेज गया है कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं और हमारे कवानीन मौजूद हैं। जिस तरह वो हमें जवाब देते हैं कि जी हमारे कवानीन हैं, आफिया सिद्दीकी पे वो क्या बोलते हैं कि उनके कवानीन हैं, तो यहाँ पे कोई कवानीन नहीं है। यहाँ पे मिलिट्री की अदालतें 1952 से चल रही हैं। ये कोई वो दहशत गर्दों वाली अदालतें नहीं बनाई गई थी जिन पे हमारे सिविलियन जज जो केस लेने से इनकारी थे उस वक्त, यानी पेंशन तनख्वाह मरात आपने सब लेनी है लेकिन फैसले के वक्त आप नहीं करेंगे फैसला। तो फिर उस वक्त फौजी अदालतें वन टाइम नवाज शरीफ साहब के दौर में आईनी तरमीम करके बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी थी। ये वो अदालतें हैं जिनमें ये केस जाएंगे, ये शुरू से कर रहे हैं। और साबिक हुकूमत के दौर में भट्टी साहब अभी कह रहे थे कि उस वक्त सब ट्रायल हुए। तो अब भूलने की बात नहीं है, अब सिर्फ याद करने की बात है कि हुजूर आपको बता रहे थे कि आप रेड लाइन नहीं है, पाकिस्तान रेड लाइन है, पाकिस्तान की फौज रेड लाइन है। वो भी फर बोलेंगे लोग जिनको ट्रेंड किया गया, जो इन्वेस्टिगेटर्स के पास मौजूद हैं और आपको लगता है कि अब कर रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट आज के बाद पॉपुलर है आमिर साहब, आपको लगता है कि अब जो प्लानर हैं वो मिलिट्री ट्रायल में जाएंगे। लेकिन आमिर साहब मिलिट्री ट्रायल के अंदर चलेंगे, उस्मा बुखारी साहबा के लिए सवाल है बड़ा अहम। उस्मा साहबा ऑब्वियसली आप तो इस सिचुएशन से बहुत खुश होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, और हमने तो खैर बड़ा समझाया था लेकिन तहरीक इंसाफ घर को आग लगी घर के चिराग से, तो वो उनको समझ में नहीं आई बात। लेकिन ये जो सिविल कोर्ट्स हैं इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो अगर आड़े आ गई बीच में, वो स्टेज हो गए, उनके ऊपर पिटिशनें फाइल हो गई, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली होना तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही है ना, ये जितना काम होना है गवर्नमेंट तो इसमें यूनाइटेड फ्रंट पे खड़ी हुई है ना इस सारे मामले में।
सुपीरियर कोर्ट्स अगर बीच में आ गए तो क्या करेंगे? शुक्रिया कामरान। नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं बल्कि दुखी हूँ इस बात से कि इस फितने को इतना परवान चढ़ा दिया गया कि ये असूलन तो जब इसने पार्लियामेंट पे हमला किया था, इसको इश्तिहारी होते हुए वज़ीर आज़म बना दिया गया था। तभी देख लिया जाता कि जो पौधा लगाया जा रहा है वो क्या इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा कि वो जो है वो आपके इदारे की जड़ें ही खोखली कर देगा। और उसने बाकायदा एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया। 1 साल से उसने जो है वो लोगों के जो है ब्रेन वॉशिंग करके यंगस्टर्स को जो है वो इस्तेमाल किया। मुझे कोई परवाह नहीं है ना जो चेयरमैन फितना है उसकी, ना उसके फितना लीडर की जो आजकल ट्विटरी इनकलाब ला रहे हैं और वो जो है वो हमें ट्विटर पे बैठ के जो है वो भाषण दे रहे हैं बैठ के और ख़ुद भगौड़े हैं सारे, भागे हुए हैं। उनको जो है वो बहुत हकीकी आज़ादी चाहिए थी ना। पहले तो देखिए, जब आज भी अमेरिका की जो मदद मांग रहे हैं, अमेरिका के जो वो घुटनों को हाथ लगा के उसको दोबारा उनके कदमों में बैठे हुए हैं, आज भी वो हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये किसी ने उससे पूछा हकीकी आज़ादी किससे लेनी है, इसकी हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है? आज समझ में आया। 9 मई के बाद हमें तो बहुत पहले से मैंने कहा हकीकी आज़ादी फौज के खिलाफ। जी जी जी, मैंने तो कई दफ़ा कहा है ये। और देखिए उसने इल्ज़ामात लगाए, अपनी जान लेने तक के इल्ज़ामात। इससे बड़ा तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता ना कि मेरी को जान लेना चाहता है। और जब उससे सबूत मांगा जाए उसने नहीं दिया। मुझे फ़िक्र है उन यंगस्टर्स की, मुझे परवाह है उनके माँ बाप की, मुझे परवाह है उनके उस करियर की जिसको जो है वो बेहतर होना चाहिए था। उन बच्चों को जो है वो उनका एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या होगा। ये जो जिन लोगों ने वहाँ पे ज़ाहिर है जिन्होंने जलाओ घराव किया, अगर आपने एक बात नोटिस की हो, और ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा कही है कि वहाँ पर आग पूरी प्लानिंग के साथ लगी है। जिनको पेट्रोल बम बनाने आते थे, जिनको पुलिस को पेट्रोल बम मार मार के भगाना आता था, आपने अगर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसते हुए बच्चों को कुछ को देखा, उनके बैग शोल्डर पे बैग होते हैं, जैसे दहशतगर्द नहीं तालिबान वो जो सुसाइडर्स होते हैं उनके भी बैग होते हैं समटाइम्स, उस टाइप के बैग्स थे बहुत सारे बच्चों के कंधों के ऊपर। उसके अंदर अल्लाह जाने क्या था। और इतनी बड़ी आग लगाई गई, आप तो खुद वहाँ विजिट करके आए हो, इतने बड़े जो है वो एरिया को जला दिया गया। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। और अब जैसे आमिर साहब ने कहा, अब बहुत सारी तहकीकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगी हुकूमत का पार्ट होते हुए भी कि अब तमाम सबूत जो हैं लिगी लपटी के बगैर तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान की कौम के सामने रखी जानी चाहिए। कोई चीज आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए? एंड यू बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपका क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो पॉलिटिशियन होता, मैं पहले खड़े होकर कहती नहीं हो सकता। एक सियासतदान का जो है आर्मी जो है उसमें कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दहशतगर्द है। और अगर वो 18-18, 20-20, 25-25, 30-30 साल के जो लड़के हैं और औरतें हैं, अगर उनके ट्रायल हो सकते हैं तो इसको क्यों छोड़ा जाए? जो सारे फसाद की जड़ है, जिसने इस मुल्क के अंदर जो है वो इतना फसाद डाला, आखिर कहीं ना कहीं लावा फटना होता है ना कामरान। आप एक आग भरे जा रहे हो, उसने फिर निकलना था ना। और फिर ये जो उसका झूठ है कि उसको पता नहीं था, जो उसने पुलिस की कस्टडी में होते हुए जो फ़ोन इस्तेमाल किए, उस वक्त वो बाकायदा तौर पर अपने लोगों के साथ इन टच था, और वो ज़ाहिर है वो फ़ोन और वह तहकीकात वो भी हो चुकी हैं। और ये जिन लोगों ने 10 मई को 11 मई को गुड टू सी यू कह के आग लग रही थी मुल्क के अंदर, उन्हें कहा नहीं तुम जाओ 10 दोस्त बुलाओ और जाके पार्टी करो। किस चीज़ की पार्टी कराई थी? उस वक्त नज़र नहीं आया था? हमें स्क्रीनें देख के हमारी रूहें लर्ज गई थी कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनली हमें क्या कहा जा रहा था मीडिया के ऊपर, बाकियों को नजर नहीं आया जो बैठ के वहां पे गुड टू सी यू कह रहे थे। एक दहशतगर्द को, एक 190 मिलियन पाउंड के एक मुल्जिम को गुड टू सी यू कह रहे थे, और उस आग लगवाने वाले को उस दिन भी जिस दिन उसको गुड टू सी यू कह के भेजा था ना वहां पर पुलिस लाइन के अंदर 10 दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, उस दिन भी रात को जो है जलाओ घराव हो रहा था। कमाल बात है, इस मुल्क को जो है वो इस लाडले को इतना बड़ा कर दिया मुल्क से कि ये मुल्क में आग भी लगा दी। और काश ये आग लगा रही जो उसने लगाई है पार्लियामेंट हाउस पे जब उसने हमला किया था, तब भी 9/11 हुआ होता। ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। ले जी भट्टी साहब, मैं आपको एक खबर देता हूँ आज, और उसके बाद आप तजिया कीजिएगा। ये खबर आमिर इलियास राना साहब के लिए भी हो सकता है हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से खबर ही दे रहा हूँ, और उज़मा साहिबा के लिए भी हो सकती है और पूरी कौम के लिए। जिस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे प्राइम मिनिस्टर,
उस वक़्त उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ी शख्सियत गई इनसे मिलने और इनसे कहा कि जनाब ये जो आप जितने काम कर रहे हैं ना, ये गैर शरई तरीका भी है और गैर कानूनी भी है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी गैर शरई किस तरह और गैर कानूनी किस तरह? कहते हैं कि जिस तरह ये आप अपनी घर की खातून जो हैं उनके कहने, बुशरा बीबी की बात हो रही है, उनके कहने के ऊपर तकर्रियाँ कर रहे हैं, उनके कहने के ऊपर डिसीजंस कर रहे हैं और जिस तरह वो आपसे करवा रही हैं ये गैर शरई भी है और ये गैर कानूनी भी है। तो आगे से आपको पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने क्या कहा उनको, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर को? उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर को, कि ये मेरी रेड लाइन है, मेरी वाइफ मेरी रेड लाइन है, इन पे मैं बात करने का आपको अलाउ नहीं करूंगा। भट्टी साहब पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? मतलब आप ट्रेजेडी देखें इस मुल्क की, हालांकि रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए ना हम सब के लिए, ना मैं ना आप ना मीडिया ना पाकिस्तान होना चाहिए। तो ये इन नौजवानों का क्या होगा जिनका लीडर अगर अब ये मिलिट्री ट्रायल में जाएगा, अगर कन्विक्शन होती है, पार्टी ऑलरेडी तितर बितर हो गई है, ये नौजवान क्या करेंगे? ये एक थर्ड ऑप्शन थे और बड़े अच्छी ऑप्शन थे, लेकिन इनके लीडर ने घर को आग लगी, घर के चिराग से जो कर दिया, ये क्या करेंगे? बड़ा दुखी है ये, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा कि 10,000 लोग नहीं हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो इसमें हैं। तहरीक इंसाफ के साथ 1.25 करोड़ वोट है और तहरीक इंसाफ के वो 10 सियासतदान भी नहीं हैं सिर्फ जिनका नाम लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कई सियासतदान ऐसे भी थे जिनको पता ही कोई नहीं था 9 मई का। तो ये दुखी। और फिर जैसे अज़मा ने कहा कि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरियर वाले थे, जो जिनका बड़ा कैरियर, शानदार कैरियर, पढ़ रहे थे, वापस आए हुए थे, जो अरेस्ट हुए इस वक्त, और यही दुख है। और वो अपीलें कर रहे हैं कि उनको पूछने वाले कोई नहीं, उनको चेयरमैन भी नहीं पूछ रहा। और यही सबसे बड़ा दुख है कि जब इसी दुख पे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि शहरी मज़ारी साहबा आपको अपनी बेटी याद आ गई, वो बेटियां नहीं याद आ गई जो जेल में थी। फवाद चौधरी साहब अब ब्रेक ले रहे हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, अब ले रहे हैं ब्रेक। उनको जिनकी ब्रेकें फेल हो गई जेलों में उन नहीं है, और ये जो बाकी छोड़ गए इस वक्त पतली गली से निकल गए सारे इनकलाबी, उनकी माओं का क्या है, उन बहनों का क्या है, उन जो इस वक्त जेलों में बंद है उनका क्या क्या कसूर है? खड़े हो साथ। जब बुरा वक्त आता है, सख्त वक्त आता है, उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि मैं कौन गलत तो कौन, उसे खड़े रहें। आप हर गलत में शरीक थे, आप शामिल थे। 5 कासिम के अब्बा ने वो जो मैं आपको बताया था कि 4 अपने दोस्त को ये भी कहा, 5 लोग जब निकले उन्होंने कहा कि ये तो ये कह रहे थे कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, तो ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। नहीं सर, नहीं, चेयरमैन साहब जो है ना, लीडर जो है वो जिम्मेदारी से डेफिनेटली तो उसने ये कहा। और लीडर भी ऐसा जो किसी की बात ही नहीं सुनता सिवाय अपने मुर्शद के, जिसको उसने रेड लाइन में लाया। हाँ, तो अब ये क्या कहे इस पे कि वो एक ब्रेक लेने के बाद आमिर लियाज साहब और उज़मा साहिबा और ऑब्वियसली भट्टी साहब जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये ज्यादती नहीं है कि पीडीएम के खिलाफ सियासी एहतजाज करना, ये ज्यादती और 9 मई को हुई है। ये ज्यादती करने की अगर हिंदुस्तान को इजाज़त नहीं है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त नहीं है और किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो इसके बावजूद ये सब तो होता रहेगा। अब तो चल गया पता फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि जी अब मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर लाजमी होगा ये ट्रायल। लेकिन इलेक्शन हो पाएगा फिर भी इस साल? जो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, जो पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस है, जो लोग रो रहे हैं और जिनकी वजह से उनको वो पता नहीं 9 मई इतना हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाता कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। वो कहते हैं जनाब 9 मई को तो कंडेम हम करते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को भी कंडेम करते हैं जिससे हमारे मुंह से रोटी और निवाले छीननी है। इस मौजूदगी में ये इलेक्शन अफोर्ड करते हैं और इलेक्शन अगर नहीं होगा तो इस मुल्क में क्या होगा? स्टेबिलिटी कैसे आएगी ब्रेक के बाद? आमिर साहब, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, आपको इस साल इलेक्शन होता नजर आता है या आपको लगता है कि पीडीएम कोई बहाना करके इलेक्शन आगे कर दे क्योंकि ये अभी फेस नहीं कर सकते अवाम को? ये आपने जो कामरान साहब बात पूछी है ना, उससे पहले मैं सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज के आखिरी 2 फिक्रे बोलना चाहता हूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। जी सर। वो था मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और अबहाम पैदा करने की कोशिशों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो ये गुड टू सी यू जो है ना, वो उन्होंने बताया कि जी अब रुकावट नहीं चाहिए, आपने जो करना था ना किसी ने कर लिया है।
और थोड़ा clear करता आमिर साहब। भट्टी साहब बिल्कुल बोलें जब आपका आए कि पहले भी बात हो जाएगी, मैंने अपनी बात के हिसाब से मुंतबिक करनी है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ये आपको बता दिया गया कि रेड लाइन क्या थी, आपने क्रॉस की, और जिसने की वो कहते हैं ना प्लानर, सबको हम रगड़ेंगे। अब आप आ जाएं इसके साथ इस इलेक्शन की तरफ के बहुत बुरी कारकर्दगी है इसमें। जो बंदा ये कहे कि ये कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है और आप इसको ठीक नहीं चला सकते, तो वो बेवकूफ़ होगा कि जी नहीं जी ये मार्केट में ये कर देंगे वो कर देंगे। सागडार साहब को अल्लाह ने तकब्बुर की मार दी है कि जो उन्होंने आके डॉलर के ऊपर बात की थी। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो मर्ज़ी कर लें, पब्लिक लीडर वो नहीं है, वो है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़। नवाज शरीफ अगर इनके इलेक्शन में नहीं होंगे तो इनका इलेक्शन नहीं है, और होप भी वही है और रास्ता भी इनका उन्हीं के साथ है और निकलेगा भी वहीं से, और वो आएंगे भी सही। अब आगे चलें कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी उस वक्त चली गई थी जब उन्हें सिंध हुकूमत में फैज़याब कराने के लिए कहा गया कि ये गई आपकी, तो वो पीडीएम छोड़ के निकल गए। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ ने इनको गारंटी दी थी कि हम आपको वो सारे टिकट पंजाब में देंगे जहां आपके कैंडिडेट अच्छे हैं, तो तभी ये पीडीएम में आए थे, लेकिन फिर सिंध बचाने के लिए निकल पड़े। अब वो फिर मैदान में है, ये उनका राइट है आसिफ अली जरदारी साहब का कि वो 15 साल जो नहरें सिंध में इनको नज़र नहीं आई वो अब पंजाब में नज़र आएंगी, जहां ये 5 साल वफाक में भी रहे और 15 साल वो सारी नहरें सैलाब के सूरत में, गंद की सूरत में सिंध के शहरियों के ऊपर हैं। और ये सारे वही बातें हैं जैसे $200 मिलियन लाएंगे, इधर इसके मुंह पे मारेगी, इसके मुंह पे मारेगी मुराद सईद, ये सारे हमारे सियासतदान इसी तरह के चक्कर चलाते हैं। इलेक्शन होने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवंबर से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए तो हो जाएंगे। इलेक्शन तो कराने ही कराने हैं, क्योंकि उसके अलावा चारा कोई नहीं है। ये अगर ये इसके अलावा, ये मैं आपको बता दूं, किसी ने कोशिश की और ख्वाहिश की, तो ये जो आज जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसकी पार्टी तितर बितर हो रही है, उसके ग्रुप हैं, ये सारे एक ट्रक पे चढ़े हुए होंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप दोबारा कौमी यकजहती का मंजर पेश कर सकें, बना सकें, जो 9 मई के बाद दोबारा इस कौम के अंदर आया। क्योंकि आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर आमिर भाई, आप कौम को यकजहती का तासुर दे सकते हैं और उसका आगे चल के हल इलेक्शन होगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये इलेक्शन होने ही होने। सही। हाँ जी उज़मा साहिबा, आप इलेक्शन ग्राउंड पे तो अफोर्ड नहीं करते। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने भी कमाल पंजाब के अंदर वर्किंग कर ली है। तीसरा ये कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो क्या इलेक्शन ही नहीं होंगे? मतलब दस्तूर स्टैंड करता है या दस्तूर स्टैंड नहीं करता? व्हाट्स योर टेक? मतलब हो जाएंगे इस साल इलेक्शन? कामरान साहब, मेरी पार्टी का बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो फैसला मौजूद है कि इलेक्शन अपने टाइम पे बिल्कुल होंगे, और इसका इजहार जो है मेरी पार्टी लीडरशिप कर चुकी है कई दफ़ा। दूसरी बात, मियाँ साहब जो हैं वो यकीनन इलेक्शन से पहले यहाँ होंगे, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए और ना इसके बारे में सोचा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो फितना है, जिसने इस मुल्क के अंदर, जब वो ख़ुद था, जब वो वज़ीर आज़म था, उसने इस मुल्क को जिस हालात पे पहुँचा दिया, जो मुल्क उसको दिया गया था, और उसके बाद जो उसने इस मुल्क का हाल किया, उसके बाद भी उसने बाज नहीं आया। वो IMF के प्रोग्राम को डिरेल कराना हो, वो अपने वज़ीर ख़जाना से जो है वो टेलीफोनें करानी हो, या जो है वो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम रखना हो कि जिससे जो है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए और हालात ठीक ना हो। सो इसके ये हैविंग सेड दैट, ये भी आम आदमी को पता है कि PMLN ने हमेशा डिलीवर किया है जब वो 5 साल के लिए आई है। जब उसको अवाम ने मैंडेट दे के भेजा है, वो दहशतगर्दी हो, वो CPEC हो, वो जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, बिजली की लोड शेडिंग जो है इस मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म करना हो, एटमी पावर प्रोजेक्ट मतलब लंबी लाइन है, मैं उसकी डिटेल्स में जो है वो टाइम आपका बचाना चाहती हूँ। तो अवाम को पता है कि इस मुल्क में डिलीवर किसने किया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में ही, आटा 35 रुपए था, और उन्हीं के दौर में चीनी 55 रुपए थी, और उन्हीं के दौर में बिजली का माजी की बातें कर रही है ना, इस वक्त आटा कितने का वो आपको पता ही होगा। ये नहीं, माजी की बात नहीं है। देखिए ये फितना, इस फितने का जो है इसका सर कुचल दिया जाए, इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। इसका सर तो कुचला, जो आप जिसको फितना कह रही है कुचल गया हो गया। अब आपकी क्या परफॉर्मेंस है? किया जाए तमाम आपकी तरफ लोग क्यों वोट दें आपको? जी जी जी, मैं बता चुकी हूं मेरी कारकर्दगी, मेरी लीडरशिप की जो है। दूसरा ये भी याद रखिए, आपने डेड कंट्री बना दी है कि 2013 में जब, अच्छा इस पर कमेंट ले ले भट्टी साहब का, फिर मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर बने थे। एक मैं बात पूरी जी 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 बताएं उज़मा साहिबा, बोले। मैं कह रही हूँ कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और 22 घंटे की लोड शेडिंग थी और रोज बम धमाके होते थे, उस वक्त भी उनको सऊदी अरबिया ने उस वक्त भी कर्जा नहीं दिया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, गिफ्ट किया था।
टर्की जो है वो उनके साथ आके खड़ा हो गया था। सलामी चाइना जी, ने जी, बिल्कुल उनके ठीक है, मैं मानता हूं आपकी पाकिस्तान बात। नून की गवर्नमेंट को मैं मानता एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट दिया था। मैं मानता ये हूं, है लेकिन लीडरशिप, एक फर्द और यही वाहिद जो लीडरशिप है आके पाकिस्तान को वो क्राइसिस ना से इकॉनमी निकालेगी। चला सकता है, ना वो मुल्क के मामला चला सकता है। भट्टी साहब, ये जो पीडीएम है ये तमाम एक्सक्यूज देके बच जाएगी कि जी वो इंस्टेबिलिटी थी और ये था और वो था और हमसे हुआ नहीं, नवाज शरीफ साहब आए नहीं, और वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहली बात तो ये कि इलेक्शन की बात कर लेते हैं। जरदारी साहब ने कल बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि 2 माह में ये इलेक्शन नहीं करा सकते, जब मैं चाहूँगा या जब मैं इलेक्शन कराऊंगा तो कराऊंगा। दस्तूर गया भाड़ में। मतलब साईं तो साईं, साईं का फरमान भी साईं। वाह। मतलब इलेक्शन तब हो गए जब मैं चाहूँगा, मतलब मैं पे गौर करें। मतलब आज आइन भी जरदारी साहब, आज जमहूरियत भी जरदारी साहब, आज इलेक्शन भी जरदारी साहब, आज मुद्दई भी जरदारी साहब, आज गवाह भी जरदारी साहब, आज वकील भी जरदारी साहब, आज जज भी जरदारी साहब, आज अदालत भी जरदारी एक साहब। ज़माना था इनका इंटरव्यू नहीं चल सकता हाँ, था। इंटरव्यू नहीं आज जिन्होंने इनका इंटरव्यू बंद किया तो उनका नाम नहीं चल अब सकता। अब मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को बुला के जरदारी साहब से पूछ लें अब कब चाहते हैं, तो वो डेट दे दें ताकि वो मुकदमा भी खत्म हो, जो तोहिन अदालत भी बचे। दूसरी बात नहीं, ये है आइन कि दस्तक दे रहा है वहाँ पे यार। सत्यानाश इन इस 14 तरह ना महीनों करें। में कर दिया। 14 सवा सत्यानाश महीनों में आमिर साहब कह रहा है इन दस्तक दे रहा है उधर। हाँ, सवा सत्यानाश कर दिया 14 महीनों में इन्होंने इस मुल्क का। लेकिन वो अब सिर्फ फिर पंजाब हर में दे रहा था, फितने का केपी में सर नहीं। कुचलें, हम आपके साथ हैं। हर फितने का सर कुचलें, मगर जो आवाम का सर कुचला गया उसका क्या होगा? हाँ। जो आपने सस्ती बिजली देनी थी, सस्ती उसमें गैस फितना देनी है थी, ना डॉलर जवाब 200 दे। नीचे शहबाज आने शरीफ का। का क्या हुआ भाई? और नवाज शरीफ ओदा की फितना, उसका तजर्बाकार फितने से टीम जवाब ठोस, मांगे ना, IMF का शहबाज प्रोग्राम गवर्नेंस उसका है मेरा। ठोस, कामरान भाई, मुझे एक इसहाक मिनट ठोस, देना है, ये ना इनका आप पता break 2 करके मिनट निकल में जाएं। उधर चला हर चीज़ जाता है। नहीं। सर यार भाई, आमिर साहब डिफॉल्ट बताएं, से बताएं। 14 आमिर महीने साहब से आप कह रहे हैं डिफॉल्ट होने जा रहा है। डिबेट में टाइम है ना अभी। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं होने अच्छा दिया आमिर हमने। साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने तो कुछ भी नहीं होने दिया सिवाय डॉलर के। जी आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी गुफ्तगू हो कहीं पे भी हो, आएगा वही कि इलेक्शन में मुकाबले में होगा कौन। जब इलेक्शन अनाउंस होगा, पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक फैसले होते हैं, आप जो मर्जी पहले कर लें। जब इलेक्शन अनाउंस होगा, आप और हम प्रोग्राम में बैठ के बहस कर लेंगे, बात कर लेंगे कि वहाँ नवाज शरीफ सबसे आगे खड़ा होगा। जरदारी साहब पंजाब में अपना केक के अंदर शेयर लेने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और वो इलेक्टेबल्स को लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पार्टी कल शायद अनाउंस होने जा रही है, वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं इंतखाबी इत्तेहाद करेगी। और ये जो लोगों की खुश फहमी है कि वो जरदारी साहब के साथ इत्तेहाद करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वो उसी तरफ जाएंगे जहां पे उन लोगों का अपना बिल्कुल मफाद ठीक है। होगा, और वो Quickly sir, पहले से भट्टी साहब, कई चीजें जुड़ी हुई आमिर हैं। भाई, आपका और point quickly आप मैंने लिया, सर जरा इनका किसी भी का quickly ले लो, कुचलने बिल्कुल ठीक है। या ना कुचलें, उनको जरूर कुचलें जिन्होंने ये रजीम चेंज बनाई और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जनाब अच्छा दूसरी एक सियासी मुखालिफ है 17-18 वो ECL में नाम डलने से पहले भी मौजूद था और अब भी मौजूद है। एक का भाई वजीर आजम है और वो अभी तक तशरीफ नहीं ला रहे। उनका बेटा भी बन गया था वज़ीर आला और पंजाब। बेटा भी वजीर आला पंजाब बन गया। हुकूमत अपनी है, निगरान हुकूमतें अपनी। अभी तक वो एशिया का सबसे बड़ा इमाम खुमैनी तशरीफ नहीं ला रहा। दूसरी बात यह है कि भाईजान इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं आ रहे। 8 अक्टूबर को तकलीफ का ज़ाला इलेक्शन के साथ हो जाएगा। और तीसरी बात ये, अच्छा यार ये बोले यार, बोले। तीसरी बात ये है कि ये जो तकलीफ दरमियान में नहीं हो नहीं, जाती क्योंकि है, आप इनको बात 5वीं करते दफा हो, मौका दे रहे हैं ना पता नहीं मुझे, कब होगा। तो वैसे ही आए इसका अजाला पता नहीं कब होगा। ये जो अंदर अच्छा, नहीं, आमिर भाई तकलीफ सबको मौका मिला जी। अंदर तकलीफ है, इसका नहीं अजाला हो सकता। सवाल ये ये जो भी है कि दुख अब हो रहा है ना नवाज नवाज शरीफ शरीफ किस चीज की दे का, रहे वो हैं यार? एशिया का इमाम खुमैनी नहीं, वो पाकिस्तान का लीडर है। उसने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम किए हैं। नहीं आपको इमाम सियासत खुमैनी सबको करनी कहा देनी था पड़ेगी। सर, जब कहा था आपने हमने पिछली क्या दफा- कहना था। पिछली क्या दफा साहिबा, जिसने अच्छा, मुतालबा अच्छा, किया, अच्छा, मेरे कहने में ये भट्टी साहब के दोस्त थे बाजवा उस्मान साहब, साहिबा, जिन्होंने भाई बड़ा प्रोड्यूसर खुल के साहब। बताया कि इमरान खान का- दोस्त तो थे आपके। अच्छा नहीं वो नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं। इस तरह ना करें, पतली गली उस्मान से ना साहिबा, निकलें। अब तो आ गए मियां साहब, अब क्या चाहिए? अब तो लेवल ये प्ले मैं से भी ऊपर बताती हो गया। करवाने वाला खुद जी, चेयरमैन वाकई- तहरीक इंसाफ है, अपने ये साथ जो हुआ है जी। पट्टी साहब साढ़े ते ना पाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। जी, जी, जिन्हें को साढ़े दोस्त सन ना, उन्हीं के दौरे हुकूमत से जो है वो इमरान खान को लाने के लिए उनको पनामा के अंदर से कामा निकाल के फारिग कर दिया गया। और वो इतने बड़े दोस्त थे कि मियाँ साहब ने उनको जो है दोबारा से एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। सो ये अपनी दोस्तियाँ सर साथ ना पाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के तरक्की की अलामत हैं। इस मुल्क में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, उसने डिलीवर किया है, उसने आम आदमी को रिलीफ दिया है। ये जो एक फिनोमेना है ना, ये हमारी हुकूमत नहीं थी,
ये IMF का मियां प्रोग्राम नवाज हमारा शरीफ साहब ने प्रोग्राम इन नहीं लोगों के था। साथ ही काम करना है आके, या कोई और टीम होगी? नहीं, अगर तरक्की ऊपर की से आएगी अलामत नहीं। है तो आ जाए यार, इंग्लैंड से टीम तरक्की तो नहीं आ हो, सकती। तरक्की हो। आप एक बात कहना भूल के, मैं ब्रेक में जाने से पहले कहते जा रहा हूं कि भाई जीता हुआ मैच हारा है तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, जीत रहा था पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, आपको कहा पांव था, मारा है कुल्हाड़ी के ऊपर। कोई- ज्यादती जब आप करेंगे दूसरों के साथ तो आपके साथ तो फिर अब इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इनके साथ ज्यादती नहीं, इंसाफ होना चाहिए, किसी को हीरो बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक ब्रेक लूंगा जी। ले जी, दामने वक्त में गुंजाइश ही नहीं है। और आज आर्मी चीफ ने जो है ना, अगर किसी के जहन में कोई कर्फ्यू थी तो बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर समझ ना आए तो इलामिया पढ़ लें, नहीं तो मेरा प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिएगा। कल तक दीजिए इजाजत।